Okay, so today we are going to start novel. 18th सेंचुरी का हमने देखा था कि 18th सेंचुरी इज बेसिकली राइज ऑफ नॉवल. अब उसमें क्योंकि एक लाइसेंस एक्ट पास हुआ था, उस लाइसेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म होते थे इससे पहले उस पर काफ़ी हद तक उनको लाइसेंस लगा दिया गया, उनको सेंसरशिप पॉलिसीज कुछ इंट्रोड्यूस करवा दी गई, जिसकी वजह से जो प्ले राइस्ट हैं इन्होंने जो इसको ड्रामा को दे कंसिडर इट एज नॉट अ वेरी appropriate medium to convey their thoughts, and that's why they shifted their attention towards novel. अब novel होता क्या है? तो novel फिक्शनल वर्क होता है कोई भी जिसमें तकरीबन 50,000 वर्ड्स होने चाहिए या इससे ज़्यादा. अब जो नॉवल है इसकी अगर हम देखें तो शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा नॉवेला होता है और नॉवेला से बड़ा नॉवल होता है, जिसमें आपके पास करेक्टर्स होते हैं, फुल फ्लेज्ड प्लॉट होता है, आपकी करेक्टर की बाकायदा डेवलपमेंट हो रही होती है और उसकी एक अच्छी खासी लेंथ होती है, कंप्रीहेंसिव लेंथ होती है. अब डिफरेंट तरह के नॉवल होते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शन होता है, रोमांस नॉवल होते हैं, फैंटेसी, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, हॉरर, गोथिक, एपिस्टोलेटरी, लिटरेरी, पिकरेस्क, स्पेकुलेटिव और सेंटिमेंटल, और इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉवल हैं. लेकिन हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ जॉनरा? इट वाज डेनियल डेफो. अब अगर हम डेनियल डेफो की बात करें तो ये इंग्लिश राइटर थे, ये हमारे फर्स्ट नॉवलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं. इंग्लिश राइटर थे, ट्रेडर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पम्पलेट्स भी लिखते थे और ये स्पाई भी थे. इससे पहले हमने क्रिस्टोफर मार्लो को देखा था और एफ्रा बहन को देखा था. कि क्रिस्टोफर मार्लो भी उनके ऊपर भी हैं ये एलिगेशंस के ही वाज आल्सो वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, और एफ्रा बहन के बारे में भी कहा जाता है कि उनको चार्ल्स टू ने एम्प्लॉय किया हुआ था. तो डेनियल डेफो के बारे में भी देयर आर मैनी स्पेकुलेशंस के डेनियल डेफो को भी बेसिकली एम्प्लॉय किया गया था. और इसके बाद इनका जो मोस्ट फेमस नावल है रॉबिन्सन क्रूसो, इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलेशंस हुई हुई है ना वो बाइबल की हुई हैं, और बाइबल के बाद जिसकी नावल की जिस वर्ड की सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशंस हैं दैट इज़ रॉबिन्सन क्रूसो. अब डेनियल डेफो काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे. प्रोलिफिक कहते हैं वो राइटर जो बहुत ज़्यादा लिखता है, तो काफ़ी ये वर्सटाइल राइटर थे, काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे. इन्होंने तकरीबन राउंड अबाउट 300 के करीब नॉवेल्स प्रोड्यूस, 300 के करीब इनके वर्क्स मौजूद हैं. इन्होंने बुक्स लिखी, कुछ पम्पलेट्स लिखे, कुछ जर्नल्स लिखे, और ही मेड हिज नेम थ्रू ऑल दिस वर्क्स. इन्होंने पॉलिटिक्स पे भी लिखा, क्राइम पे भी लिखा, रिलीजन पे भी लिखा, और साइकोलॉजी पे भी, सुपरनेचुरलिज्म, हर एक पे. और इसके अलावा इनका जो क्रेडिट है, एक तो ये कि इन्होंने फर्स्ट नॉवल जो इंग्लिश का है वो इन्होंने लिखा. दूसरा इनका क्रेडिट ये है कि बिजनेस जर्नलिज्म और इकोनॉमिक जर्नलिज्म, ये जितनी भी टर्म्स हैं दे वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम. क्योंकि हमने देखा कि दिस इज द एरा कि जिसमें इकोनॉमिक उनकी स्टेबल है, बिल्कुल इकोनॉमी, उनको कोई मसला नहीं है. और इससे पॉलिटिकल जो जर्नलिज्म है वो भी काफ़ी हद तक फेमस हो रहा है. और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से इनका बिजनेस जर्नलिज्म और इकोनॉमिक जर्नलिज्म भी स्टार्ट होना शुरू हो गया. पीपल एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दीज थिंग्स टू. अब डेनियल डेफो का असल नाम डेनियल डेफो नहीं था. बेसिकली उसका जो ओरिजिनल नेम था डेट वाज डेनियल फो, और ही वॉज बॉर्न इन फोर्थ स्ट्रीट. आपको इसकी बर्थ प्लेस वगैरह याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आप उसकी बर्थ ज़रूर याद रखें, इट्स 1660 टू 1731, और उनका रियल नेम जो सा है इट वॉज डेनियल फो. इसके बाद इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल है डेट इज रॉबिन्सन क्रूसो. तो इसका हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था. और जो फर्स्ट वॉल्यूम है इट वाज नेम्ड एज द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, अ यॉर्क मैरिनर हु लिव्ड 8 and 20 years. और दूसरा इसका जो वॉल्यूम है जब ये पब्लिश हुआ तो उसका नाम था द फर्दर एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, बीइंग द सेकंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ. इसके अलावा कैप्टन सिंगलटन, इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, कर्नल जैक, मोल फ्लैंडर्स, रोजाना, द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. इसके अलावा क्योंकि ही वाज पॉलिटिकली एक्टिव टू, तो और इन्होंने इकोनॉमिक और बिजनेस जर्नलिज्म भी लिखे, तो इस हवाले से इनके जो कुछ हैं, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, गिविंग आर्म्स नो चैरिटी एंड एम्प्लॉइंग द पुअर, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पम्पलेट्स हैं. अब जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये इनका मेन नॉवल है.
रॉबिन्सन क्रूसो पहले पब्लिश हुआ था ऑन 25 अप्रैल 1719 को। और इसका जो सारा के सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे इंस्पिरेशन ली, जैसे हमने जब शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पढ़ी तो हमने देखा शेक्सपियर ने फलानी मिथ से ली है इंस्पिरेशन। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस एक जर्मैनिक बेसिकली जो नॉवल है उसके ऊपर थोड़ा सा बेस कर रहा था। इस तरह से जो डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो है ये एक रियल बंदा था, अलेक्जेंडर सेल्क्विक, जो कि एक स्कॉटिश सेलर था। वो बेसिकली उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये बेस करता है। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देखें तो इसमें रॉबिन्सन क्रूसो है, उसका जो कि नरेटर है पूरे नॉवल का। अब होता कुछ यूं है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये एक बहुत यंग सा बंदा है, और इसके पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि लाइक ही शुड बिकम क्वाइट प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बट इट डिडंट हैपन क्योंकि उसको सी देखने का शौक है, समंदर देखने का शौक है। तो वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है समंदर का। और जब वो पहली दफा जाता है तो शिप रैक हो जाता है। इसके बाद फिर वो दूसरे शिप पे जाता है, और इसके बाद वो उसका जो दूसरा शिप है ही ऑल्सो फेस प्रॉब्लम इन दैट शिप टू। और इसके बाद वो अफ्रीका चला जाता है, वहां पे फिर वो प्रिजनर बनता है, और उसके बाद फिर उसका जो पूरा जो जर्नी है वो सारे के सारा स्टार्ट होता रहता है और इमीडिएटली। और इसके बाद फाइनली वो एक आइलैंड के ऊपर रहना शुरू कर देता है जिसमें आगे से कुछ और लोग भी आते हैं। सो ये सारा का सारा उसके उन एडवेंचर्स के मुतालिक है। इसके आप सिर्फ एक दो करेक्टर्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जो उनसे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने याद रखनी है 89 टू 1761। ये जो इन बहुत फेमस हैं जिन नॉवेल्स के लिए, डेट इज पहले तो पामेला है, आर्बिट्री रिवॉर्डेड, क्लैरिसा है, द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी एंड द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये थ्री आपने लाजमी याद रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने 500 वर्क्स पब्लिश किए थे अपनी लाइफ में। और इसके अलावा इन्होंने बहुत से जर्नल्स के लिए, बहुत से मैगजीन्स के लिए भी काम किया था। पामेला की स्टोरी सबको पता है कि जो पामेला है शी वॉज क्वाइट अ वर्चुअस लेडी, जो कि अपने पेरेंट्स के कहने पे और एक जगह फिर डिफरेंट लोग सीड्यूस कर रहे होते हैं, बचती बचाती वो जिस जगह पे काम कर रही होती है, जहाँ पे वो एज अ मेड काम कर रही होती है, उसका जो मास्टर होता है मिस्टर बॉबी, he actually tried to seduce her too, but ultimately he was impressed by the virtue of Pamela, and he actually got married with Pamela. तो इसमें बेसिकली उन्होंने दिखाया हुआ एक वर्चुअस लेडी के कैरेक्टर को, और ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। अब इसमें हमने जो सैमुअल रिचर्डसन है इनके जो फादर थे ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द मोनोमोथ रिबेलियन। अब ये जो मोनोमोथ रिबेलियन है इसका हमने इतना डिटेल से पहले नहीं किया था, सो आई थॉट दैट वी आल्सो नीड टू हैव अ लुक एट इट। हमने जब पढ़ा था कि चार्ल्स टू के बाद उसका भाई जेम्स टू आया था थ्रोन के ऊपर, बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट जेम्स टू वाज अ कैथोलिक, सॉरी। तो पब्लिक जोन सी है वो प्रोटेस्टेंट थी। तो अब उसमें था एक बंदा लाइक जिसने ये प्लान बनाया, फर्स्ट ड्यूक ऑफ मोनोमोथ था। बेसिकली उसने जेम्स स्कॉट, उसने ये फर्स्ट ड्यूक ऑफ मोनोमोथ था, उसने ये प्लान बनाया कि किसी तरह से जेम्स टू को, जो कि उसका अंकल ही था, बिकॉज जेम्स स्कॉट वाज बेसिकली द इलेजिटिमेट सन ऑफ चार्ल्स टू, तो ऑब्वियसली वो थ्रोन के ऊपर तो नहीं बैठ सकता था। तो उसने ये प्लान बनाया किसी तरह से वो अपने अंकल को थ्रोन से हटा दे। तो इसलिए ये जो सारी की सारी रिबेलियन है इसको डिफीट हुई। जेम्स टू ने इसका करेजियसली इसका मुकाबला किया था, और इसकी वजह से सैमुअल रिचर्डसन के फादर को भी लंदन से एग्जाइल कर दिया गया था। लेकिन आपने बस मॉनमोथ रिबेलियन में ये याद रखना है कि देयर वाज अ पर्सन नेम्ड जेम्स स्कॉट हु वाज द इलेजिटिमेट सन ऑफ चार्ल्स टू। उसने अपने जो अंकल हैं यानी उस वक्त के किंग हैं जेम्स टू, उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की, बट ही फेल्ड क्वाइट बैडली एट दैट टाइम। और इसमें उन्हें जो जेम्स टू है उन्होंने इनको काफी पनिश भी किया था, ऑल दोस पर्सन हु वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द होल सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं हेनरी फील्डिंग। इनका 1707 से 54 तक है पीरियड। और इन्होंने अपना जो, इन्हें फादर ऑफ नॉवल भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है, और ये अपना पेन नेम यूज किया करते थे ज्यादा, दैट वाज कैप्टन हरक्यूलिस वेनिगर। और ये नॉवलिस्ट भी थे, साथ में ड्रामेटिस्ट भी थे। एंड
इन्होंने इनका जो लॉ है, कानून है, इसमें भी इनका काफी रोल था, बिकॉज ही वाज एक्चुअली क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स टू। इनके अलावा इनकी फैमिली में ही इन्होंने जो फर्स्ट लंदन पुलिस फोर्स है जो कि क्विकली रिस्पॉन्स करती है, जैसे हमारी रेस्क्यू 1122 है ना, ऐसे ही लंदन में बाउ स्ट्रीट रनर्स हैं। ये जो पुलिस है, ये फर्स्ट टाइम जो हमारा फील्डिंग है, उनकी अथॉरिटी की वजह से, जब वो मैजिस्ट्रेट के ओहदे पर काम कर रहे थे, तो तब उनकी अथॉरिटी की वजह से ये वाली जो पुलिस है वो बनी थी। इसके अलावा इनकी जो बहन है सारा फील्डिंग, वो भी एक बहुत सक्सेसफुल राइटर थी, और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट वाज द एडवेंचर ऑफ डेविड सिंपल। और 18th सेंचुरी में जो मोस्ट सक्सेसफुल नॉवलिस्ट थे, या जिन्हें कहते हैं कि इन सब ने एक हिसाब से नॉवल को फ्लरिश किया, नॉवल की बेस रखी, देवर हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, जिनका हमने पामेला देखा, टोबाइस स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। इनको हम फोर व्हील्स भी कहते हैं नॉवल के, इसको सेंट्सबरी ने ये टाइटल दिया था। इसके अलावा जो ड्रामा का हमने देखा कि there was a licensing act which was passed on drama which permitted the government to censor some of the plots or some of the dialogues of the drama। तो इसमें बहुत हद तक रोल हेनरी फील्डिंग का था, क्योंकि जो हेनरी फील्डिंग है, इन्होंने कुछ एक दो प्ले लिखा था जिससे गवर्नमेंट डिफेंड हुई थी, और उस ऑफेंस की वजह से जो गवर्नमेंट है उस वक्त उन्होंने लाइसेंसिंग एक्ट पास किया था। लेकिन इसके बाद फील्डिंग का ड्रामेटिक करियर भी एंड हो गया, और ड्रूरी लैंड थिएटर और कॉवेंट गार्डन थिएटर के अलावा जितने भी थिएटर्स थे वो सारे के सारे क्लोज हो गए। इसके अलावा इन्होंने कुछ पीरियोडिकल्स में भी काम किया था, ये आप इनको जो है एक नज़र देख लीजिएगा। इसके अलावा फील्डिंग जोन से हैं, उन्होंने क्योंकि ही वाज वर्किंग एज ए मैजिस्ट्रेट, तो उन्होंने लॉ के रिलेटेड कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, वो भी लिखे थे। इनकी डेथ पुर्तगाल में हुई थी व्हेन ही वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन सम मैगजीन देयर। और ये जो फील्डिंग का मेन ड्रामा था द गोल्डन ड्रम, इसकी वजह से बहुत हद तक लाइसेंसिंग एक्ट पास किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपुल ने। इनके जो कुछ मेजर वर्क्स हैं, इनमें उन्होंने सबसे पहले जो फील्डिंग ने जिस काम के लिए नॉवल में कदम रखा, बेसिकली उन्होंने जो पामेला है सैमुअल रिचर्डसन का, उसका मजाक बनाने के लिए एक नॉवल लिखा, डेट वाज शामेला और एन अपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसेस शामेला एंड्रयूज। और इसमें उन्होंने जो कैरेक्टर है शामिला दिखाया, शी वॉज क्वाइट अ सिडक्टिव लेडी who was actually looking for the opportunities to seduce the man, and in that case it was totally opposite to Pamela Andrews। क्योंकि हेनरी फील्डिंग के ख्याल में पामेला को इतनी वर्चुअस नहीं थी, उसको जहां पे अपना फायदा नजर आया, उसने अपना जो फायदा है वो मिस्टर बॉबी के साथ शादी करके उसको काफी हद तक एडवांटेज मिला था। तो इसलिए शी इज नॉट दैट पाइस एंड वर्चुअस एज टोल्ड बाय सैमुअल रिचर्डसन। इसके अलावा जोसेफ एंड्रयूज इज हिज इम्पोर्टेंट वर्क, जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, टॉम जोन्स। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाले जो चार हैं, पहले वाले चार। बाकी आपको जितने याद हुए उतने सही। अब शामिला जो उनसा है, इसमें मैंने आपको भी थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि उन्होंने पामिला का सारा मजाक बनाने के लिए एक लड़की का वो सारे की सारी स्टोरी बयान की हुई है, दैट शी वाज क्वाइट सेडक्टिव एंड शी वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, जिससे उसे मटेरियल फायदा भी हासिल हो सके। तो इसमें जैसे पामिला को बहुत वर्चुअस दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे शामिला को बहुत ज्यादा इसको विकेट दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, डेट वाज जोसेफ एंड्रयूज। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है, इट वाज हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1742। और इसको कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से एपिक लंबी होती है, इस तरह से ये भी लंबा जो नॉवल है, जिस तरह से एपिक डिफरेंट बुक्स में डिवाइड होती है, इस तरह से ये फील्डिंग ने भी जोसेफ एंड्रयूज में 4 बुक्स रखी हुई है, जिसमें उन्होंने ये सारा का सारा जो अपना नॉवल है उसको डिवाइड किया हुआ है। और इन्होंने डिफरेंट वेज के जरिए जो अपना नॉवल है उसको एक ग्रैंडर स्टाइल देने की कोशिश की है। इसकी वजह से इसे कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें 18th सेंचुरी लिटरेचर का सारा उन्होंने सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, कि किस तरह से जो सोसाइटी है उसमें देयर इज अ डिक्लाइन इन द मॉरल वैल्यूज। और और सारा का सारा जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है, दैट हाउ पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। तो इस
हवाले से सारा का सारा जो नॉवल है वो उन्होंने दोनों तरह की जो स्पिरिट्स है उसको कैप्चर किया हुआ है। अब इसमें जो इसका प्लॉट है, अब हेनरी फील्डिंग को सिर्फ शामिला लिख के मजा नहीं आया, तो उन्होंने मजीद पामेला का एक बाई बना दिया, जोसेफ एंड्रयूज। अब इस नावल में क्या होता है कि जिस तरह से पामेला को सैमुअल रिचर्डसन के पामेला में हर बंदा पामेला को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस तरह से इस प्लॉट में पामेला का बाई है जोसेफ एंड्रयूज, उसको हर बंदा सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हेनरी फील्डिंग ने ये दिखाने की कोशिश की है, इट्स नॉट ओनली द इट्स नॉट ओनली द फीमेल्स हु एक्चुअली फेस दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन और हरेसमेंट, बल्कि जो मेल्स हैं वो भी हरेसमेंट वगैरह फील करते हैं, उनके साथ भी असल में ऐसा होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि एक जो हीरो है, हमारी जो पामिला हीरोइन थी उसका भाई जोसेफ एंड्रयूज इसका हीरो है, और जो जोसेफ एंड्रयूज है वो सिर्फ 10 इयर्स का था कि इसके पेरेंट्स उनके बहुत पुअर थे, तो उन्होंने सर थॉमस बुबी की अप्रेंटिसशिप में दे दिया था, यानी सर थॉमस बुबी के घर में इसको मुलाजिम रख लिया गया था, और इसका काम क्या था, एनिमल्स की देखभाल करना। अब जब सर थॉमस बूबी और लेडी बूबी नॉवल की बिगिनिंग में ये दोनों चले जाते हैं लंदन, अब ये दोनों जब लंदन जाते हैं तो वहां पे जाके ना सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है। अब सर थॉमस बूबी की डेथ के बाद लेडी बूबी असल में उनके जो ट्रू रियलिटी है इट अपीयर्स, एंड वंस शी एक्चुअली asked Joseph Andrews to come into her bed chamber so they may have some kind of physical relationship with each other, बट जो जोसेफ एंड्रयूस है उसका एक दोस्त होता है, दैट वाज पार्सन एडम्स। अब वो जो पार्सन एडम्स है ना वो पादरी होता है, तो उसकी कंपनी का बहुत अफेक्ट होता है जोसेफ के ऊपर, एंड ही बिकेम अ ट्रू क्रिश्चियन मैन। तो इसकी वजह से ही एक्चुअली रिफ्यूज लेडी बॉबी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही होती है कि व्हाट शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू विद मी, तो वो इसको रिड्यूस कर देती है। अब इसके बाद जो लेडी बूबी है वो एक दफा उसको दोबारा से बुलाती है, एंड शी आस्क्ड हिम वंस एंड फॉर ऑल कि वुड यू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद मी और नॉट। तो जोसेफ एंड्रयूज इस पे इनकार कर देता है, तो इस पर अब लेडी बॉबी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो उसे अपनी उसे जॉब से फायर कर देती है, और उसे कहती है कि बस तुम मेरा घर छोड़ दो। तो अब मजीद ये भी होता है कि जो लेडी बूबी की जो मुलाजमा होती है, हर नेम वाज मिसिस स्लीप स्लॉप। अब ये जो स्लीप स्लॉप है ना, ये इसमें ज्यादा ये हैरानगी की बात है कि शी वाज लाइक ऑफ जोसेफ्स मदर्स एज, कि वो जोसेफ की मदर की एज की होती है, लेकिन उसकी हरकतें भी लेडी बूबी की तरह की होती हैं। तो अब बहरहाल लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज को घर से निकाल देती है। अब जब वो घर से निकाल देती है तो जोसेफ जोन सा है वो लंदन से अपना जो उसका विलेज होता है बॉबी हॉल उसकी तरफ सफर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है नॉवल में, दैट वाज फैनी गुडविल। अब ये जो फैनी गुडविल है ये बेसिकली जोसेफ की शी इज अ सॉर्ट ऑफ गर्लफ्रेंड ऑफ जोसेफ, जिसमें जो जोसेफ है वो और जो फैनी गुडविल है ये दोनों इकट्ठे ही बड़े होते हैं। और ये जो फैनी है ये ये जो फैनी है ये बेसिकली एक ये भी कहीं मुलाजमत ही करती है, और इसके अलावा ये बिल्कुल इससे कहते हैं ना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सादा सी लड़की है, बट शी वॉज क्वाइट प्रिटी। अब इसके बाद अब इसके बाद ये जो फैनी है ये जब देखती है कि जोसेफ वापस नहीं आया है, तो ये फैनी गुडविल जोनसी है ये भी जोसेफ को तलाश करने के लिए शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लंदन। अब मीनवाइल होता कुछ यूं है कि जो पार्सन एडम्स हैं जिसके साथ जोसेफ की फ्रेंडशिप होती है, ये जो पार्सन एडम्स हैं ये पादरी हैं, क्योंकि तो ये अपने सरमन्स बेचने के लिए अपने खुतबे बेचने के लिए बेसिकली उनको पब्लिश करवाने के लिए ये लंदन जाने का कहते हैं कि चलो मैं लंदन जाता हूँ, वहां पर जाके मैं पब्लिकेशन करवाता हूँ। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि ये तो अपने पंपलेट्स अपने जो सरमन्स हैं वो तो साथ ही नहीं लेके आए, तो वो इसको पब्लिश कैसे करवाएंगे। अब जब ये है कि वो उसको लेके नहीं आए, पब्लिश कैसे करवाना है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा करते हैं कि वो वहां पर रुक जाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी तरफ हमारा जोसेफ एंड्रयूस है, वो जब लेडी बूबी उसे घर से निकाल देती हैं, तो जब अपने वो विलेज का रुख कर रहा होता है, विलेज की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में दो डाकू आते हैं जो कि उससे जो सामान वगैरह वो छीन लेते हैं। इवन के दे वर सो रूथलेस कि उन्होंने जोसेफ के क्लॉथ्स तक उतरवा लिए। सो जोसेफ वाज एक्चुअली लाइंग नेकेड देयर।
और उसे बिल्कुल नेकेड करके उसे एक खाई में मरने के लिए फेंक देते हैं। तो रास्ते से ना एक बग्गी गुजरती है। अब वो जो बग्गी के लोग हैं ना, वो काफी मतलब काफी ज्यादा नखरे करने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी जो लेडीज हैं उसमें बैठी होती, वो कहती हैं कि हम इसे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज उसकी जो सिचुएशन है इट्स क्वाइट बैड। लेकिन बहरहाल एक जो लॉयर होता है वो इंटरप्ट करता है और वो कहता है कि वी डोंट नीड टू बिहेव लाइक दैट। और उसके बाद वो उसे एक इन में ले जाते हैं, एक होटल टाइप हम कह लेते हैं, उसमें ले जाते हैं। अब वहां पे जो इन की ओनर होती है ना, मिसेस टॉवोस, वो उसे कहती है कि मैंने तो उसे अपने यहाँ रखना ही नहीं है, इसके पास ना ये है भी इतना गरीब, पैसे वैसे इसके पास है नहीं। लेकिन वो जो इन में एक मेड रह रही होती है, बेटी, अब वो जो बेटी है उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है, वो उसका इलाज इलाज करवाती है। तो लेकिन वो जो बेटी है, शी वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन जोसेफ टू। तो इसलिए यहाँ पे जो फील्डिंग है वो 18th सेंचुरी की डिक्लाइनिंग जो स्पिरिट है उसके ऊपर भी इशारा कर रहे हैं कि जो 18th सेंचुरी है वहाँ पे जो हालात हैं दे आर नॉट क्वाइट दैट गुड। अब इसके बाद वहां पे क्योंकि जो पार्सन एडम्स है वो भी वहां पे आ रहा है, तो उसकी मुलाकात भी जोसेफ से हो जाती है। ये दोनों अब मिल के दोबारा से कहते हैं कि हम चलते हैं वापस। अब इसमें जब ये लोग इन में वापस जा रहे होते हैं, तो पहले तो वो चोर पकड़ा जाता है जिसने जोसेफ की ये हालत की होती है। और इसके बाद इनकी जो मुलाकात है वो फैनी गुडविल से भी रास्ते में हो जाती है। अब जब फैनी गुडविल से इनकी मुलाकात होती है तो रास्ते में दे मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल टू, क्योंकि ये एपिक है, इसके अंदर डिफरेंट जो स्टोरीज हैं वो चलेंगी, तो हमें जो डिफरेंट सब प्लॉट्स हैं वो भी नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल एंड पे होता ये है कि जो सारे लोग हैं वो एक जगह दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। और जो लेडी बूबी है शी इज स्टिल इंटरेस्टेड इन जोसेफ एंड्रयूज। और जोसेफ जोन सा है, पार्सन एडम्स सब उन्हें कहता है जोसेफ और फैनी को, डैड यू बोथ नीड टू गेट मैरी नाउ। और ये दोनों अपनी शादी की तैयारियां करते हैं। तो एकदम से लेडी बूबी एक नया शुक्र छोड़ती हैं कि हो सकता है कि जो फैनी है वो जोसेफ की बहन हो। तो अब इसके बाद वो जो जोसेफ के पेरेंट्स है वो दोनों आते हैं वहां पे, और वो एक फैनी का बर्थ मार्क होता है उससे देख के पहचान लेते हैं कि फैनी दरअसल इन्हीं की बेटी है। लेकिन देयर वाज अ टाइम कि वो कोई इन्हें जब ये छोटी थी बहुत, तो कोई फैनी को लेके कोई एक जोसेफ जोन्स है वो छोड़ गया था वहां पे, तो मतलब जोसेफ उनका रियल वाला बच्चा नहीं है। तो इसके बाद एक मिस्टर विल्सन होते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प भी की होती है, वो आते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल ये हमारा ही बेटा है जो कि हमसे खो गया था। तो इसके बाद फिर जो जोसेफ है ये अपने पेरेंट्स से मिल जाता है और उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी स्टेबल हो जाती है। लेडी बूबी मजीद कोशिश करती हैं, इवन देयर वाज अ मैन नेम ब्यू डाइडेफर, तो वो उसको भी बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम फैनी को सीड्यूस करो। लेकिन जो फैनी है वो बच जाती है और एट द एंड ऑफ द डे जोसेफ की और फैनी की शादी हो जाती है। और इसके बाद फिर इवेंचुअली एवरीवन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, एटलीस्ट द मेन कैरेक्टर स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। और इसके बाद जो हमारी लेडी बूबी हैं वो भी लंदन में चली जाती हैं, वहां पे वो दोबारा से अपनी वो जो रंगीनियां हैं उनमें खो जाती हैं। और इसके बाद जो जोसेफ है वो भी उसकी जो बीवी है उसको जो भी जहेज में रकम वगैरह मिलती है उससे जमीन खरीदता है। और इसके बाद फाइनली फील्डिंग ये कहता है कि जो रिचर्डसन का नॉवल पामेला है, सेम इज द केस विद देयर। और जिस तरह से पामेला है उसको सब मैं विचुअस नहीं थी इतनी एज शी वाज प्रिटेंडिंग टू। तो बोथ लाइक मेल एंड फीमेल कैन फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इट्स नॉट ओनली द फीमेल हु एक्चुअली इज विक्टिम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स द एंड ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉम जोन्स। अभी तक आपको कोई मसला है तो क्लियर कर लें। लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग है। जी, you can unmute your mic too if you want to say something.